कमोडिटी के लिए कैसा रहा है विक्रम संवत 2080, लेकिन संवत 2081 कैसा रह सकता है? सोने चांदी में जो ये दमदार रैली चल रही है, ये रैली कब तक चलेगी? किस कमोडिटी में अब रिस्क ज़्यादा है, कहाँ रिस्क कम है? क्रूड और बेस मेटल्स क्या 2021 में भी चलेंगे? 2081 संवत में भी चलेंगे? क्या आने वाले समय में एग्री मार्केट की भी बारी आने वाली है? तो दिवाली से दिवाली तक अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है और आगे किस तरह का प्रदर्शन रहेगा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता है और नवनीत दमानी है हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने त्योहारी सीजन में हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि विक्रम 2080 विक्रम संवत 2080 कैसा रहा है। केडिया जी, किस तरह का प्रदर्शन रहेगा? कौन कौन सी ऐसी खबरें थी जो इस संवत में हावी रही और आने वाला संवत कैसा रहेगा? नमस्कार विश्वमोहन जी, आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, अगर पिछले साल से अभी तक की बात करें तो सबसे ज्यादा फायरवर्क जो हमने देखा है वो देखा है सोने और चांदी में। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक साल जो रहा है अब तक का ऐतिहासिक रैली रही है, क्योंकि अब लगभग सोना 80,000 के करीब और चांदी तो 1 लाख का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीव हो गया है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसमें रैली बाकी है और जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट एक साल में, जहां पे हमने जियो पॉलिटिकल टेंशन जो कंटिन्यू पूरे साल भर प्राइजेस में एक हम बोल सकते हैं कि दबाव सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद हमने रिसेशन के फिगर देखे जो कोविड के बाद से बार बार में आ रहे थे। साथ में हमने देखा सेंट्रल बैंक, ग्लोबल सेंट्रल बैंक अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कटौती पे आ चुकी है। पिछले साल उम्मीद थी खाली कि आएगी आएगी, बट अब हम देख रहे हैं चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, बैंक ऑफ कनाडा हो, चाइना हो, यूएस हो, ईसीबी हो, सभी ने अपने रेट कट करने चालू कर दिए हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट ये भी रहा है, पिछले साल भी ब्रिक्स की बैठक हुई थी जहां पे हमने देखा था कि अल्टरनेट करेंसी की बात चल रही थी, डी डॉलराइजेशन था, जिन इन सब की वजह। और सबसे खास बात रही फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के प्लेयर अब सोने चांदी में भी आ रहे हैं ईटीएफ द्वारा, और जिसकी वजह से रिकॉर्ड बाइंग हमने डोमेस्टिक मार्केट पे देखी जो सोने को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही थी। तो ओवरऑल मुझे लगता है पिछला एक साल सोने के लिए काफी शानदार रहा। हमने एक अच्छी खासी रैली देखी और लगभग 80 का भाव छूते हुए देखा। आप अनुज जी बताइए, आपको क्या लग रहा है नए संवत में 2081 संवत 2081 में क्या लग रहा है? कौन कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो कमोडिटी मार्केट को यहां से ड्राइव कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को दीपावली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नया संवत शुरू होने वाला है और शुरुआत जो होगी यूएस के इलेक्शन से होगी, जो कि सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा मार्केट के लिए। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक्स की मीटिंग है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होगा मार्केट के लिए, क्योंकि वहीं से अब उनकी डायरेक्शन शुरू होगी कि वो किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं और किस तरीके से वो आने वाले साल में इंटरेस्ट रेट को की कटौती करते हुए नजर आएंगे। तो जो रोड मैप है वो आपको पहले ही दिन से दिखाई देगा, क्योंकि 4 नवंबर को यूएस में इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे और वहीं से हमें लगता है कि एक नया डायरेक्शनल जो है वो पूरे ही कमोडिटी मार्केट के लिए आता हुआ दिखाई देगा। तो दो मेन दो ये फैक्टर हैं। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो जो जियो पॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होती हुई दिख रही है, वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन लगता हुआ दिखाई देगा। वो हो सकता है कि थोड़ा रिलैक्स मूड में है, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। और अगेन, क्योंकि हमने देखा था कि मई के बाद सेंट्रल बैंक की खरीदारी कोई ज्यादा देखने को नहीं मिली थी, हो सकता है कि अब दोबारा से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की खरीदारी करते हुए नजर आए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए नजर आए और अपनी करेंसी को मजबूत करते हुए नजर आए डी डॉलराइजेशन की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ जो फैक्टर है ये आने वाले संवत में काफी इंपैक्टफुल रहेंगे और इसकी वजह से आपको आने वाले समय में कमोडिटी मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो चलिए, आपने ये देखा कि संवत 2080 किस तरह का रहा, 2081 में किस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद है, कौन कौन सी खबरें हावी रहेंगी। अब एक एक कमोडिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इन दोनों कमोडिटी का प्रदर्शन इस साल काफ़ी दमदार रहा है। एक साल में कॉमेक्स गोल्ड ने करीब 40% की तेज़ी दिखाई है और एक साल में एमसीएक्स गोल्ड ने 30% से ज़्यादा की मजबूती दिखाई है। एमसीएक्स गोल्ड की मजबूती कम इसलिए दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर
इंपोर्ट ड्यूटी में जो कटौती हुई थी उसका एडजस्टमेंट भी 9% के आसपास का है। इस वजह से ये आपको 9-10% का जो गैप है वो दिख रहा है। नवनीत जी, आप बताइए, अब नए संवत में गोल्ड में इसी तरह की दमदार रैली चलती रहेगी या कुछ ब्रेक लगेगा? किस तरह के रेंज आप देख रहे हैं? लोअर रेंज क्या है और ऊपर की तरफ सोना नए संवत में क्या जा सकता है? अगले 1 साल का अपना व्यू बताइए, अपना टारगेट भी बताइएगा। वेल विश्वान जी, पहले तो सभी दर्शकों को दिवाली की और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमने लास्ट जो पिछले साल की दिवाली से इस साल की दिवाली तक गोल्ड का रुख देखा है वो करीब करीब 40% से ऊपर का रहा है। एंड ये बहुत सरप्राइजिंग डेटा है, बिकॉज हमने इससे पहले कभी भी गोल्ड को 24-25% एक साल में बढ़ते हुए नहीं देखा। तो ये जो डेटा हमको देखने मिल रहा है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। एंड साथ साथ ये देखने वाली फैक्टर्स है कि इस साल जितने भी नेगेटिव या पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं कोई कमोडिटी को ड्राइव करने के लिए, वो सारे के सारे परकोलेट होकर गोल्ड प्राइसेस में कन्वर्ट हुए हैं। आपको सेंट्रल बैंक की बाइंग देखने मिली है, इन्फ्लेशनरी कंसर्न देखने मिला है, स्लो डाउन की बातें हुई है, स्लो डाउन कहीं कहीं जगहों पे लैंड भी हुआ है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट कट्स। एंड फाइनली अब हम जो जिस दौर से गुजर रहे हैं वो एक इलेक्शन फिनोमिना अक्रॉस द ग्लोब। मेजर सेंट्रल बैंक मेजर इलेक्शन तो हो चुके हैं, बट यूएस का इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन माना जाता है, वो भी अगले कुछ दिनों में अनवाइंड होने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी प्रोवाइड किए हैं ग्लोबल इकोनॉमिक्स को, एंड जिसका एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको गोल्ड प्राइसेस में देखने मिला है। ना अगले साल में इनमें से कितने फैक्टर्स हावी होंगे, कितने फैक्टर्स फेड ऑफ होंगे, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ऑलमोस्ट हम 3 ऑनगोइंग वॉर्स के बीच में, जहां पर गोल्ड प्राइसेस को एक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी प्रोवाइड हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से इंक्रीमेंटल गेन हो सकते हैं। ये शायद हम बेस केस में 2850 तक भी जा सकते हैं, बेस्ट केस में $3000 तक भी, यानी $83,000 तक भी जा सकते हैं। बट या बहुत एक्सपोनेंशियल तेजी, यानी कि $3400-3500 के जो टारगेट्स आ रहे हैं बाजार में, वो फिलहाल के लिए हम नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे। हमारे हिसाब से $2850 से $3000 के बीच में आसपास कहीं पे ये रैली थम जानी चाहिए। ओके, तो आपका व्यू ये है। आप बताइए केडिया जी, आपको क्या लग रहा है? गोल्ड की चाल, जिस तरह की दमदार रैली चल रही है, जितने रिटर्न मिले हैं, क्या यही तेजी जारी रहेगी? अब थोड़ी स्थिरता आएगी? अगर किसी को खरीदना है तो कहां पर खरीदे, कितना वेट करें? देखिए विजय जी, मुझे लगता है कि जिस ढंग से मौका जो अभी तक बना था वो काफी अच्छी रैली, और जैसे नवनीत ने भी कहा कि अब तक हम ये मान के चलते थे कि 18, 20, 22% का ही रिटर्न होता है, बट ये चौंकाने वाला है कि एक साल में 40% का रिटर्न आया। तो मेरा व्यू है कि 2025 काफी वॉलेटाइल रहेगा। फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो तेजी का रहेगा, क्योंकि अभी ऑनगोइंग जो तेजी है वो कंटिन्यू बरकरार रह सकती है, जहां पे मुझे लगता है 3000 का लेवल आराम से देखने मिल सकता है। लेकिन सेकेंड हाफ मुझे लगता है मार्केट फिर से करेक्शन में आना चाहिए, जो डाउन साइड में मुझे लगता है वापस 2025 में $2400 तक का बेस बन सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है, बट 2400 वर्स्ट इन केस जा सकता है। क्योंकि अब तक के जो फैक्टर्स हम ले रहे, जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो आज आप देखिए रशिया यूक्रेन, हमें पता है रशिया यूक्रेन का कोई इंपैक्ट दिखा नहीं है। ईरान इजराइल, शनिवार को रिटेलिएशन होता है, बट उसकी वजह से सोना बढ़ता नहीं है, घटता है उल्टा क्रूड के साथ, जिसका मतलब है वो फेस आउट हो चुका है। सेंट्रल बैंक में चाइना थोड़ी थक चुकी है। तो मतलब जितने भी फैक्टर, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करेगी वो भी अब आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ जो रहेगा वो गिरावट भरा रह सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप की सब जो मानते हैं। तो मैंने एक डेटा एनालाइज किया है पिछले 12-15 साल का, जब जब यूएस में इलेक्शन होता है उसके बाद सोने में एक बार गिरावट आता है, उसके बाद फिर रैली बनती है। तो मुझे लगता है कि 2025 में सिवियर वॉलिटिलिटी रहेगी, जो डाउन साइड $2400 एटलीस्ट आप सपोर्ट मान के चलिए, और पहले जो तेजी बनेगी वो मैक्सिमम कंजर्वेटिवली बोल लीजिए, एग्रेसिव बोल लीजिए, 3000 का लेवल एक बार टेस्ट करेगा, उसके बाद ये गिरावट दिखेगा। बट गोल्ड में अगर आप लंबे समय के लिए अभी भी देख रहे हैं तो फेस वैल्यू में लीजिए, क्योंकि $1000 की तेजी के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड है। तो अगला साल वॉलेटाइल वाला रहेगा, ऊपर में $3000, नीचे में $2400 का लेवल सेकंड हाफ में मिलता हुआ दिखेगा। चलिए, तो आपको लग रहा है, लेकिन केडिया जी आपने 72,000 रुपए पे खरीदारी की सलाह दी है, क्या ये लेवल आपको लगता है ये दिखेगा क्या? देखिए बिल्कुल, हमने 72,000 का इसलिए बोला है क्योंकि वॉलिटिलिटी काफी एक्सट्रीम है, और रिकॉर्ड है पिछले 10 साल का। जब भी हम नवंबर दिसंबर में एंटर करते हैं, बुलियन मार्केट करेक्ट भी करता है, और अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में जो फैक्टर्स थे वो सारे सपोर्टिव, चाहे इंटरेस्ट रेट कट, जियोपॉलिटिकल टेंशन और फिजिकल बाइंग, ये सारे आ चुके हैं। तो एक सीजनैलिटी भी बताती है करेक्शन है। सेकेंडली मार्केट ओवररन है टेक्निकली, आरएसआई वीकली पे भी जाकर आप देखोगे तो 80 के ऊपर आ चुका है। तो मुझे लगता है अगले
एक डेढ़ महीने में अगर कोई बड़ा इवेंट, नेक्स्ट वीक में इलेक्शन भी है, चाइना की बैठक भी है, इंटरेस्ट रेट कटौती भी है जो 0.5 की जगह 0.25 होगा, तो सारे फैक्टर दिखा रहा है कि मार्केट में एक टेक्निकल करेक्शन आना चाहिए, जो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 72 73 तक का भी लेवल दिखा सकता है वॉलेटिलिटी में। वहां से फिर वापस हम देखेंगे मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ये गिरावट आगे जरूर आएगी, आपको लग रहा है कि नीचे में एंट्री का मौका मिलेगा? जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास नजरिया है लंबी अवधि का, वो रुक सकते हैं। ये सलाह केडिया जी के लिए है। लेकिन अब चलिए, अब अनुज जी का भी सलाह ले लेते हैं गोल्ड पे। अनुज जी, क्या लग रहा है इतनी तेजी के बाद, क्या लग रहा है और तेजी बची है गोल्ड में अगले एक साल में, या स्थिरता आएगी? अब तेजी ज्यादा नहीं दिखती है आपको गोल्ड में? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस आपको आने वाले समय में जैसा कि लग रहा है कि $3 तक के लेवल दिखा सकता है। बट मुझे भी यहाँ पे लगता है कि थोड़ी करेक्शन एक बार आ सकती है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल वाइज देखेंगे तो ओवरबॉट सिचुएशन है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। और दिवाली के बाद हम देखते हैं जनरली एक बार जो प्रीमियम्स होते हैं वो थोड़े कम होते हुए दिखते हैं। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो करंटली फिजिकल मार्केट में ज्यादा प्रीमियम है, तो प्रीमियम कहीं ना कहीं थोड़े लूज होते हैं, तो एक बार सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखता है। तो प्राइसेस में थोड़ी बहुत आपको डाउनफॉल आना देखने को मिल सकता है, जो कि एक महज एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर प्राइस 73,500 73,700 के आसपास आता है, और इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो करीबन $2,650 के आसपास के लेवल्स मिले, तो वहां पर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है, जहां पर हमें लगता है कि फिर वहां से भावों में एक बाउंस बैक रहेगा, जो कि 87,000 तक के आसपास। ओवरऑल देखें तो 15 से 20% के बीच का रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड 2011 से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रही है, प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए दिखे। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही एक्सपेक्ट में लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का पॉजिटिव है, बट आप थोड़े से डिप्स अगर आते हैं तो वहां पे बाई इनिशिएट करना चाहिए। में खरीदना रही, आपने भी कहा है कि 73,500 73,700 खरीदारी का लेवल दिया, आपको भी लग रहा है 73,500 73,700 आ जाएगा? और वो कब तक उम्मीद करनी चाहिए अनुज जी? देखिए, अभी यूएस में इलेक्शंस हैं और उसके बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में जनरली हम बुक क्लोजर्स होती हुई देखते हैं, हेज फंड की पोजीशंस बुक होती हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि एक पूरा साल आपका एक रेगुलर रहा है तो पॉजिटिविटी, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिल सकती है, जो कि अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर तक आपको कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मीन्स करीबन मुझे लगता है कि $70 से $80 का करेक्शन आ सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको 73,500 के आसपास प्राइस लाता हुआ दिखाई देगा, फिर वहां से आपको बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। नवनीत जी, आपको लग रहा है इस तरह के करेक्शन की उम्मीद जो अनुज जी और केडिया जी कह रहे हैं? मैं तो इससे भी ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विश्वमोहन जी, और मुझे लगता है कि अगला साल थोड़ा सा निराशाजनक रह सकता है गोल्ड बुल्स के लिए। हम लार्जली 2,850 से $3,000 के आसपास अगर गोल्ड आएगा तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आपको बुक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कर लीजिए। और मैं लार्जली केडिया जी के साथ सहमत हूँ कि सेकंड हाफ ऑफ 2025 कहीं ऐसा ना हो कि हमको एक मैसिव करेक्शन देखने मिले और 20-25% प्राइस इरोजन देखने मिल जाए गोल्ड प्राइसेस में। तो लार्जली छोटा मोटा करेक्शन तो जैसे अनुज ने बताया आता ही रहेगा। एंड अगले 7-8 दिन थोड़े से इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां पे एक तरफ हमको फेड की ओके बैठक है 7 तारीख को, 5 तारीख को यूएस के ओके इलेक्शन का रिजल्ट है, और 4 से 8 तारीख के बीच में चाइना की तरफ से काफी मैसिव स्टिमुलस के अनाउंसमेंट के ऊपर एक बैठक होने वाली है। तो ये 4-5 दिन जो थोड़े से इंटरेस्टिंग रहेंगे, जो कि प्राइसेस में हलचल प्रोवाइड करेंगे। बट अगर एक करेक्शन आता है तो फिलहाल थोड़ा सा बायस बुलिश रहेगा, बट मीडियम टर्म की अवधि में सेल ऑन रैली वाला स्टांस धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। ओके, तो मीडियम टर्म में यहाँ पे मुनाफा वसूली, बड़ी मुनाफा वसूली, बड़ी गिरावट या करेक्शन भी कह सकते हैं, वो देखने वाले ये तीनों एक्सपर्ट्स मानते हैं। ये राय गोल्ड को निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चांदी पर चर्चा करेंगे कि चांदी में क्या होने वाला है। नए साल में चांदी किस तरह का प्रदर्शन कर सकती है? क्या चांदी में उस तरह की गिरावट भी उसकी संभावना बन रही है क्या? बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं दिवाली से दिवाली तक और आगे कितनी हरियाली किस कमोडिटी में आ सकती है, इस पे चर्चा करें। हमने गोल्ड पे चर्चा की, विस्तृत तौर पर चर्चा की, लेकिन अब वक्त कम है। हर कमोडिटी पे अब एक मिनट आप लोगों की राय लेंगे। अब चांदी से शुरुआत करते हैं। आप बताइए नवनीत जी, सबसे पहले चांदी की चाल कैसी रहेगी नए साल में और क्या रेंज रहेगा? चांदी में भी उस तरह का करेक्शन आपको लग रहा है कि उस तरह की गिरावट आएगी चांदी में? और ऊपर में चांदी कहां तक जा सकती है? जी, चांदी एक मिक्स मेटल है, प्रेशियस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल दोनों के साथ साथ चलता है। हमने इंडस्ट्रियल मेटल के साथ
जो उसकी तेजी देखी है वो लास्ट 6 महीने में थोड़ी सी हावी होते हुए देखी है, बिकॉज चाइना की तरफ से छोटे-छोटे अनाउंसमेंट्स यानी मिनी बज़ूकास अनाउंस हुए थे जो कि प्राइसेस को या बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को एक पॉजिटिव मोमेंटम प्रोवाइड किए। मेरे हिसाब से अगले 1-2 महीने में जो चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट आएँगे वो काफ़ी प्रभावशाली रहेंगे और मार्केट का डायरेक्शन बदलने की ताकत रखेंगे, जिसकी वजह से हमको एक मैसिव पॉजिटिव मोमेंटम पूरे इंडस्ट्रियल मेटल कॉम्प्लेक्स में देखने मिलेगा और चांदी में भी साथ-साथ देखने मिलेगा। बायस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 97,000-98,000 का भाव आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर 90,000 के नीचे का स्तर यानी 7-8% का करेक्शन आता है तो आप 12 महीने की अवधि के बाय कर सकते हैं। यहाँ से मुझे 1,25,000 तक के टारगेट दिखते हैं, यानी करीब-करीब 40% का अपसाइड देखने मिल सकता है। यानी लेकिन 88,000 आपको लग रहा है कि 88,000 पे आ जाएगी चांदी? ये जो चांदी है उसकी आंधी दोनों साइड चलती है। अभी ऊपर के मोमेंटम चल रही है, जब नीचे का आएगा तो डेफिनिटली 90,000 88,000 आ जाएगा और वो जब आता है तो बहुत स्पीड में आता है, तो आपको वेल इन एडवांस आपकी बेट प्लेस करके रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। चांदी तो हर हफ्ते में इस तरह के मूवमेंट दे देती है। 8-10 हज़ार रुपए तो एक हफ्ते में उनका दोनों तरफ का मूवमेंट आ जाता है। चलिए आप बताइए केडिया जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? बिल्कुल, मैं नवनीत से बिल्कुल सहमत हूँ बिकॉज़ अगर हम गोल्ड सिल्वर रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो हमें बताता है कि सोना अच्छा है कि चांदी। तो अगर हम देखते हैं तो जनरली ये 90 से लेकर 30 की रेंज में रहता है। कोविड के समय 128 पे ये रेशियो चले गया था, इस वक्त 81 के करीब है। कोविड के बाद नीचे में 72 तक आया। तो अगर ये रेशियो में गिरावट आती है तो चांदी में तेजी आएगी और चांदी में तेजी का कारण है कि इंडस्ट्रियल डिमांड है, वो 8 से 10% की ग्रोथ दिखाएगा 2025 में। चाइना डेस्परेट है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ग्लोबल चांदी का जो डेफिसिट है वो 17% बढ़ा है और ये सारे कारण की वजह। अच्छा, एक कारण ये भी है, पिछले महीने रशिया सेंट्रल बैंक ने चांदी रिजर्व में ऐड किया है। तो ये जितने भी कारण है ये चांदी को गोल्ड से ज्यादा प्रबल बनाता है। हाँ, वॉल्टिलिटी डेफिनेटली, जैसे नवनीत भी कह रहे हैं कि चांदी के अंदर जो वॉल्टिलिटी है वो एक्सट्रीम जोन में जा चुकी है, क्योंकि अब 1 लाख की फिगर आ चुकी है इसकी, ना कि पहले हम 25-30 हजार में थे। तो डेफिनेटली मेरा भी मानना है कि नीचे में एक छोटा करेक्शन हम अगले 1.5-2 महीने में पहले देखेंगे, जहां पे 88-89,000 तक का लेवल मिलता है, वो एक एंट्री के लिए बेहतरीन मौका रहेगा। और चांदी में मुझे लगता है इंटरनेशनल में $40 का टारगेट हम फर्स्ट हाफ में देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट में 1,30,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है और चांदी इससे आगे भी कंटिन्यू तेजी रख सकता है। बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि चांदी के अंदर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड जो है परपेचुअली आगे कंटिन्यू रहेगी। तो बिल्कुल चांदी एक परफेक्ट बेट रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए भी। चांदी दोनों एक्सपर्ट्स की जो खरीदारी के लेवल है बिल्कुल सेम है। टारगेट में कमोबेश हल्के फुल्के के फर्क है, लेकिन तेजी की संभावना दोनों एक्सपर्ट्स को लग रही है। लेकिन जितना नीचे खरीदेंगे उतना फायदा आपको ही होगा। आप बताइए अनुज जी, आपका नजरिया क्या है चांदी को लेकर? देखिए हमारा भी नजरिया पॉजिटिव है चांदी को लेके। हमने देखा कि करीबन 13 साल के कंसोलिडेशन के बाद चांदी अपना रेंज से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया और सक्सेसफुली देखे तो $33 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और M6 में भी देखे तो 90,000 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रेंज से बाहर निकला है, तो उसका इम्पैक्ट जरूर आना बाकी है। मुझे लगता है कि जल्दी ही आपको $40 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमें लगता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। 92,000 के आसपास के अगर लेवल्स मिलते हैं, जो कि करीबन $30-31 के आसपास के स्तर होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो अगर वो मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि हमारा जो टारगेट है वो करीबन 1,09,000 के आसपास का है। हमें लगता है कि ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है और अगर ये 1,09,000 1,10,000 ब्रेक करता है तो फिर नए टारगेट्स ओपन होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल थोड़ा कंजर्वेटिव मोड में हमें लगता है कि 1,09,000 तक के टारगेट आपको चांदी में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। यानी 1,09,950 ये आपको जल्द दिख सकते हैं चांदी में। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी पैक की। हालांकि एनर्जी पे खास करके क्रूड पे राय देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के वॉलीटाइल कमोडिटी है, जिस तरह पूरी तरह से खबरों के दम पर चलने वाली ये कमोडिटी है और जियोपॉलिटिकल तनाव इस तरह के हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सारे एक्सपर्ट्स ने इस पर राय देना उचित नहीं समझा है। लेकिन पिछले 1 साल में देखें तो क्रूड में 15% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। सबसे बड़ी वजह चीन की कमज़ोर मांग और साथ ही ओपेक प्लस का भी काफ़ी असर रहता है। ओपेक प्लस के किस तरह के उत्पादन पॉलिसी है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर से सप्लाई को लेकर किस तरह से स्थिति बदलती है, ये भी, और साथ ही ग्लोबल ग्रोथ की खबरें तो रहती है। तो ये है क्रूड को लेकर। लेकिन नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स क्या है, ये बातचीत करते हैं नवनीत जी से। नवनीत जी, क्या लग रहा है आपको, नेचुरल गैस में कुछ तेजी की उम्मीद अब करे क्या? विश्वनाथ जी, इस साल अगर देखा जाए तो पूरे साल में नेचुरल गैस के प्राइसेस ने कुछ खास गेज नहीं दिखाया है, बट जो अंडरलाइंग टोन है वो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वहां पे प्रोडक्शन डिक्लाइन होता जा रहा है। इस साल के नंबर भी अगर देखते हो 105 BCF के सामने 103 BCF के आसपास प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है।
ड्रिलिंग जो है रिस्क की वो थोड़ा सा कम होते जा रही है। 2022 से लेके अभी तक ड्रिलिंग एक्टिविटी थोड़ी सी स्लो होते नजर आ रही है। स्टोरेज इंजेक्शन कम होते जा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं डिमांड साइड सिनेरियो उसी तरह से स्टेबल नजर आ रहा है। एंड प्राइस एक्शन में हमने एक रीजनेबल करेक्शन प्राइस में आते हुए देखा है। तो कुल मिला के अगर अगले 3-4 महीने में ठीक ठाक ठंडी आती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत जोरदार, बट ठीक ठाक भी ठंडी आएगी, अगर विंटर्स अगर वहां पे थोड़े से सीवियर रहेंगे, तो नेचुरल गैस प्राइसेस में यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेट बनेगा रिस्क रिवॉर्ड पैरामीटर्स के हिसाब से बाय करने के लिए। तो मेरे हिसाब से करंट कॉन्ट्रैक्ट अगर 240 के आसपास ट्रेड आ रहा है, अगर वो यहाँ से 7-8% करेक्ट हो, बाय करने की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मैं यहाँ से करीब करीब 40 से 50% के ऊपर का अपसाइड नेचुरल गैस प्राइसेस में देखता हूँ। तो एक बड़ी तेजी की उम्मीद नवनीत जी को नेचुरल गैस में भी दिख रही है। डिप पे वेट करें और फिर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए मेटल्स की तरफ बढ़ते हैं। बेस मेटल्स की चाल देखें तो यहां पर जिंक ने जोरदार प्रदर्शन किया है। 32% की तेजी एमसीएक्स जिंक की मैं बात कर रहा हूं, पिछले एक साल का प्रदर्शन है। और कॉपर और एल्युमिनियम यहां पर भी अच्छी तेजी दिखी है। 15 से 18% के आसपास की तेजी इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में दिखी है। आप बताइए केडिया जी, क्या लग रहा है यही तेजी आगे भी चलेगी और क्या पसंद आ रहा है आपको मेटल से, अगर 2 काउंटर चुनना हो नए साल के लिए तो? बिल्कुल, देखिए जब हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक डेस्परेट है रेट कट कर रही है। वो क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में एक उछाल आना चाहिए और वो टाइम पे बेस मेटल काफी इंपॉर्टेंट होता है। कॉपर डेफिनेटली एक अच्छा बेट है, लेकिन कॉपर में जिस ढंग से वॉल्टिलिटी है तो उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने बोला कच्चे तेल में सब बच रहे हैं, कच्चे तेल से ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें दूसरी कमोडिटीज में दिख रही है। तो मुझे लगता है पहला है कमोडिटी जिंक। जिंक के अंदर हमने देखा जो स्मेल्टिंग कैपेसिटी है चाइना में वो गिरावट ली है। ग्लोबल चाइना के अंदर ग्लोबल जिंक का अगर डेफिसिट की बात करें तो 2024 में ISZSG की जो रिपोर्ट आई है उसमें करीबन 1,64,000 मैट्रिक टन का डेफिसिट हम 2024 में देखेंगे और नई माइंस अभी भी कोई लाइनअप नहीं आ रही। तो ये सब की वजह से जिंक एक काफी प्रबल दावेदार है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बड़ी रैली देखी जो 300 तक का लेवल दिखा चुकी, तो थोड़ा करेक्शन भी मिलता है तो जिंक में हम बाय करके ही चलेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है 275-280 का एक एंट्री लेवल बढ़िया रहेगा। 20% की तेजी देखने मिल सकती है जो 340 तक का टारगेट रहेगा। वहीं दूसरी कमोडिटी रहेगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक तरह की ड्यूअल मेटल है क्योंकि यहाँ पे हम पैकेजिंग इंडस्ट्री में प्लस इलेक्ट्रिकल्स में भी हम देखते हैं। तो एल्यूमिनियम की सप्लाई में थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखा जहाँ पे बॉक्साइट और एल्यूमिनियम की प्राइस काफी हाई लग चुका है। साथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी धीरे धीरे रिवाइवल है। ईवीज के अंदर कंटिन्यू रहेगा। चाइना स्टिमुलस कंटिन्यू दे रहा है और सप्लाई साइड जो डिस्टर्बेंस है वो प्राइसेस को अपसाइड देता हुआ दिखाई देगा। तो एल्यूमिनियम में भी मुझे लगता है कि रैली अभी भी काफी अच्छी है। पिछले साल 200 के नीचे था प्राइस और अब हम देख रहे हैं 240 के ऊपर है। वॉल्टिलिटी की वजह से मुझे लगता है 230-32 एक अच्छा लेवल है लेने के लिए। 280 तक का टारगेट रहेगा जो अगेन 20% की तेजी दिखा सकता है। तो कुल मिलाकर जिंक और एल्यूमिनियम दोनों में 20-20% की रैली मैं देख रहा हूं। ओके, तो जिंक और एल्युमिनियम 20% से ज्यादा की तेजी अगले साल के लिए यहां पर केडिया जी को लगता है। फटाफट से अब नवनीत जी जवाब देना पड़ेगा, वक्त बहुत कम बचे हैं। मेटल्स में आप बताइए आपको क्या पसंद है, कोई एक काउंटर बताइए। मैं लार्जली केडिया जी के साथ सहमत हूँ और मुझे लगता है कि जिंक के फंडामेंटल काफी स्टेबल है। इस साल 25% के आसपास का अपसाइड ऑलरेडी जिंक ने दिया है, बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में और अपसाइड देखने मिल सकता है। चाइना की तरफ से स्टिमुलस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे आयरन ओर और स्टील प्राइसेस के लिए, जिसका खास यूजेज जिंक का खास यूजेज उसी में होता है। उसके साथ साथ इन्वेंट्रीज काफी शैलो है एंड जो कॉन्सेंट्रेट अवेलेबिलिटी है वो भी काफी लो है। इनफैक्ट काफी सारे स्मेल्टर एक्टिविटी में हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, जहाँ पे बहुत स्मेल्टर्स ने करीब करीब 15 से 20% प्रोडक्शन भी कट किया है। तो ऑल इन ऑल मानना यह है कि शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म की अवधि में कोई भी मेजर करेक्शन जिंक में बाइंग अपॉर्चुनिटी है एंड 265-270 के रेंज में बाय किया जाए। ऊपर में 340-350 तक के अपसाइड आपको आजाद से 30% से ज्यादा की तेजी जिंक में नए साल में भी दिख सकती है और इस साल भी 30% से ज्यादा की तेजी दिखी है। अब एग्री मार्केट पर आखिरी सवाल केडिया जी, क्या आपको पसंद है नए साल में, कौन से एग्री है? फटाफट से 1 मिनट के अंदर आपको सारे एग्री काउंटर बताने होंगे कि कौन कौन चलने वाले और टारगेट बता दीजिए सिर्फ। केडिया जी सर अनम्यूट कीजिएगा और एग्री पे अपने पिक बता दीजिए। एग्री के अंदर काफी बड़ी रैली बाकी है। मुझे लगता है कि इसके अंदर 4 काउंटर है जिस पे नजर रखना चाहिए। सबसे पहले हल्दी है जहां पे 13,000 पे लेके चलिए 20,000 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। बैलेंस शीट काफी टाइट है। धनिया है 2 साल की रैली के 2 साल के सेगमेंट के बाद चली है 7200 पे लेके चलिए 8,800 से 9,400 तक का भी लेवल मिलेगा जिसमें 30% की तेजी रहेगी। कॉटन सीड ऑयल के जो 2900 में लेना है 3500 तक का टारगेट रहेगा। लास्ट कैस्टर है, अच्छी रैली हो चुकी है बट करेक्शन के बाद वापस अच्छा मौका है 6500 पे लीजिए 7500 का टारगेट रहेगा।
तो आपके लिए एग्री मार्केट में भी कॉटन केक, हल्दी, धनिया और कैस्टर ये कमोडिटीज है जहां पर शानदार तेजी की संभावना केडिया जी को लग रही है और टारगेट आपके पास है। रिटर्न कितनी गुंजाइश है ये आप पे डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आप खरीदते हैं। शुक्रिया केडिया जी आपका, अनुज जी आपका, नवनीत जी आपका। आप लोगों ने नॉन एग्री मार्केट पर बेहतर तरीके से लोगों को समझा दिया है कि किस तरह की रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। आप सभी को दीपावली की और त्योहारी सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।